गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज अपन देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फीचर्स पूछे ही जाते, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, बट वो बहुत सारे एक्ट का बन के बना है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट हो गया, उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, देन लेबर वेलफेयर, उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह, इन सब का मिलके वो लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बना है। सो हर एक एक्ट के कुछ सैलेंट फीचर्स हैं और बहुत बार पेपर में उस पर क्वेश्चंस आते कि भाई इस एक्ट के फीचर्स ही बता दो तुम। मतलब तुमको फीचर्स आए तो तुमको वो एक्ट मालूम है। सो इंट्रोडक्शन। The Industrial Dispute Act 1947 is the bedrock of labor adjudication in India. It was enacted to replace the older Trade Dispute Act 1929 with a more robust focus on social justice and prevention of industrial unrest. मतलब पहले जो था वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 था, उसको इसने रिप्लेस करा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने 1947 में। और इसके अंदर लेबर से रिलेटेड लॉस, जो अगर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट आ जाए तो वो दिए गए हैं। एंड ये ज़्यादा फोकस करता सोशल जस्टिस एंड प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पे, अनलाइक मेनी अदर लॉज दैट फोकस प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। मतलब ज़्यादातर लॉज जो रहते वो फोकस करते कि भाई तुम लोगों के बीच का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे रिलेटेड। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये एक पीस कीपिंग लॉ है जो कि डिज़ाइन करा गया है टू बैलेंस अनइक्वल बार्गेनिंग पावर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। देन की फीचर्स देखते। सबसे पहला था ब्रॉड स्कोप ऑफ इंडस्ट्री एंड वर्कमैन। इसके अंदर अपन ने देखा कि इंडस्ट्री एंड वर्कमैन की एक बहुत अच्छे से उन्होंने डेफिनेशन बताई है। द एक्ट डिफाइंस इंडस्ट्री सेक्शन 2J is broad scope of industry. The Act defines industry section 2J and workman section 2S very broadly. Over decades, judicial interpretation, notably the Bangalore water supply case, ये भी अपन ने अच्छे से देखी, have expanded industry to include hospitals, educational institutions, and even some government departments, provided there is a systematic activity organized by cooperation between an employer and employees. मतलब इस एक्ट के अंदर इंडस्ट्री की ब्रॉड डेफिनेशन है, उसके बाद वर्कमैन की ब्रॉड डेफिनेशन है, देन इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते क्या। पहले बहुत बार ये क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही बैंगलोर वाटर सप्लाई केस में जजमेंट आया कि ये लोग भी इंडस्ट्री के अंदर आते तो उनको फिर इंक्लूड करा गया। देन उसके अंदर ये भी दिया गया है कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी होना एंड कोऑपरेशन होना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच के, तभी वो इंडस्ट्री एंड वर्कमैन की डेफिनेशन में आती। देन टीयर्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मशीनरी, ये अपन ने देखा है मल्टीपल टीयर्स है। द एक्ट डजंट लीव पार्टीज टू फाइट इट आउट इन द सिविल कोर्ट्स। मतलब एक्ट पार्टीज पे ये नहीं छोड़ता कि भाई तुम लोग जाके सिविल कोर्ट में लड़ो अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो इट एस्टेब्लिशेस अ स्पेसिफिक हियरार्ची ऑफ अथॉरिटीज टू हैंडल कन्फ्लिक्ट। उसने एक अथॉरिटीज़ बनाई जो ये कन्फ्लिक्ट हैंडल करते, डिस्प्यूट सॉल्व करते इंडस्ट्री के बीच का। तो सबसे पहले जो इंटरनल डिस्प्यूट रहता है उसको वर्क कमेटी हैंडल करती। कंसिलिएटरी कमेटी रहती जो कंसिलिएशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन रहता है उसमें। इन्वेस्टिगेटरी अथॉरिटी रहती कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। एडजुडिकेटरी अथॉरिटी रहती लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। ये सभी अपन ने डिटेल में देखा है। मैकेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फॉर सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो क्वेश्चन में देखा। एंड अथॉरिटीज अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भी अपन ने इनको डिटेल में देखा है। देन आता है रेगुलेशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। The Industrial Dispute Act doesn't ban strikes or lockouts but strictly regulate them to prevent economic chaos. मतलब ये एक्ट बैन नहीं करता स्ट्राइक और लॉकआउट को, बट ये रेगुलेट करता उनको ताकि कुछ इकोनॉमिक डिस्प्यूट या फिर चाउस क्रिएट ना हो जाए। सेक्शन 22 एंड 23 lay down conditions for legal strike. Public utility services. Workers in essential services like water, electricity or transport must give at least 14 days notice before striking. ये पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था, लेकिन अभी जो कोड आया उसके अंदर ये सबको अप्लाई होता है, ऑल लोगों को अप्लाई होता है। देन स्ट्राइक्स आर प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग। मतलब अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड तो उस वक्त आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, या उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। फिफ्थ
schedule of the act lists specific unfair labor practices for both employers and trade union. Employers के लिए victimizing worker for union activities, setting up puppet unions or dismissing workers during dispute. For unions के लिए coercing workers to join strike और stage घेराव, physical blockades. So ये अपन ने पीछे डिटेल में देखा है. Then compensation for job loss. अगर the act provides a safety net for workers facing involuntary unemployment through, मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ उनको निकाला जाता, तो उस कंडीशन में उनके लिए इस एक्ट के अंदर कंपनसेशन की सुविधा भी दी गई है. तो सबसे पहले ले ऑफ आता सेक्शन 25C, देन रिट्रेंचमेंट आता 25F एंड क्लोज्योर आता 25FFF. तो ले ऑफ के अंदर अगर किसी वर्कर को निकालते हैं, टेम्पररी सस्पेंड करते हैं, तो उसको 50% वेजेस मिलेंगे. रिट्रेंचमेंट के अंदर 15 डेज पे फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस फॉर परमानेंट टर्मिनेशन, मतलब परमानेंटली किसी को निकालते हैं तो ये कंपनसेशन मिलेगा. देन क्लोज्योर कंपनसेशन इवन इफ द एंटायर बिजनेस शट्स डाउन, मतलब अगर पूरी फैक्ट्री बंद करने वाले हैं तो उस वक्त भी कंपनसेशन मिलता है. Distinction between Chapter 5A and 5B. One of the most unique features of the Industrial Dispute Act is the distinction based on the size of workforce. Establishment with 100 or more workers, in some states 300, fall under Chapter 5B, which requires prior government permission for layoff, retrenchment, or closures. This is often cited as a rigid labor law feature that protects job security at the cost of employer flexibility. मतलब जो 5B है वो अप्लाई होता है जिसके अंदर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स है, कुछ स्टेट में 300 ऐसा बोला गया है. तो उसके लिए प्रियर गवर्नमेंट परमिशन लगती ले ऑफ, रिट्रेचमेंट या क्लोजर करने के लिए. द कंसेप्ट ऑफ एन अवार्ड. द फाइनल डिसीजन ऑफ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड एन अवार्ड. इट मस्ट बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट. इट बिकम्स लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज आफ्टर 30 days ऑफ पब्लिकेशन. फेलियर टू इम्प्लीमेंट एन अवार्ड इज पनिशेबल ऑफेंस. सो ये एक बार जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल अवार्ड पास कर देती तो ये सब होना. इन समरी की मैकेनिज्म्स. नोटिस ऑफ चेंज प्रिवेंट सडन चेंजेस इन सर्विस कंडीशन, सेक्शन 9A. सेक्शन 10 बोलता है रेफरेंस गवर्नमेंट पावर टू सेंड द डिस्प्यूट टू कोर्ट ट्रिब्यूनल. देन सेक्शन 12(3) बोलता है सेटलमेंट रिटर्न एग्रीमेंट रीच ड्यूरिंग कंसिलेशन. सेक्शन 33C बोलता है रिकवरी ऑफ मनी, प्रोसेस फॉर वर्कर्स टू क्लेम अनपेड ड्यूज. सो इधर अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड होता है. ये अपन ने फीचर्स भी देख लिए उसके, और अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट. सो उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन.